एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने करंट अफेयर सीरीज का अगला पार्ट कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 2 पार्ट में कवर किया है। आज ये हमारा लास्ट अंतिम पार्ट होगा जिसमें ये पूरा मैगजीन कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। इस मैगजीन में कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे केवल उन्हीं को देखेंगे, पूरे टॉपिक को नहीं देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा ये है चर्चित व्यक्तित्व है, जहाँ पे स्पेस एक्स के ऐतिहासिक आईपीओ के बाद जो इलोन मस्क है ये दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। बस इतना याद रखेंगे। अगला है हमारा वैश्विक फुटबॉल आइकन सर डेविड बेकहम को 12 जून 2026 को लॉस एंजलिस में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित किया जाएगा किया गया है। अगला है हमारा, यहाँ से देखते हैं, हितेश जोशी को जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर सैकत चट्टोपाध्याय, जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी एनएससी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसमें अन्य सदस्यों के रूप में प्रोफेसर शुभव्रत दास, श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह और डॉक्टर माधव मुकुंद को नियुक्त किया गया था। 2005 में इसकी स्थापना होती है एनएससी की यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की। और गुणवत्ता पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये भारत की आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के लिए एक शीर्ष सलाहकार संस्था है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा बनवारी लाल पुरोहित। ये भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से चुने गए हैं। वहीं दीपक पारेख को इसका अध्यक्ष चुना गया है। अगला है हमारा, भारत सरकार ने स्वामीनाथन जानकी रमन को 26 जून 2026 से अगले 2 वर्षों के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट हमारा यूआईडीएआई के सीईओ और महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। इनका नाम सौरभ विजय है। इन्होंने इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है हमारा ये अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा। ये 4 जून को वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक के मुख्यालय में 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पुरस्कार से रिलेटेड कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने इन्हें कैलिनिनग्राद क्षेत्र में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला महोत्सव में रसिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 प्रदान किया गया है। इधर पीएम मोदी को ब्रातिस्लावा की अपनी ऐतिहासिक यात्रा किया है इन्होंने, और इस यात्रा के दौरान जो स्लोवाकिया है उसका जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, इससे इन्हें सम्मानित किया गया है। और यह पीएम मोदी के लिए 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इसकी स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रधानमंत्री को स्लोवाकिया की यह पहली यात्रा है। मतलब स्लोवाकिया को जब से स्वतंत्रता मिली है तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया की यात्रा की है। अगला है हमारा द अर्थ प्राइज 2026। इससे पहले यहाँ एक बार देख लेते हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग के ई जागृति प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 की श्रेणी 1 के तहत सिल्वर रजत पुरस्कार मिला है। अर्थ प्राइज ये भारतीय किशोर विवान छाछरिया, एरियना अग्रवाल, अव्याना मेहता ने ये नवाचार प्लास्टिक के लिए द अर्थ प्राइज 2026 में इन लोगों ने ग्लोबल विनर्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट है हमारा 25वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। ये स्पेन के मैड्रिड में आयोजित किया गया है और इसमें 2024 के शीर्ष एथलीट्स को सम्मानित किया गया है। स्वीडिश अमेरिकी पोल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस को उनके ओलंपिक स्वर्ण में दूसरे विश्व इंडोर खिताब और 9वें विश्व रिकॉर्ड के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर चुना गया है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं सिमोना बाइल्स को स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अगला देखते हैं ये न्यूज में रहे कुछ जो काफ़ी न्यूज में रहे जो एरिया जो क्षेत्र है
उनके बारे में देखते हैं। तेलंगाना ने सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में प्री प्राइमरी से लेकर के 12th तक के छात्रों के लिए अपनी एक प्रमुख योजना शुरू की है, जिसे नाश्ता दूध योजना के नाम से जाना जाएगा। सैन्य अभियान यहाँ देखते हैं H-561, ये भारतीय तटरक्षक बल ने किया है 18 जून 2026 को। ये अपने पहले स्वदेशी एयर कुश वाहन होवरक्राफ्ट H-561 को शामिल इसमें किया गया है और ये गोवा में हुआ है, जो कि चौगुले एंड कंपनी द्वारा निर्मित या निर्माणाधीन 6 SVV में पहला है। नेक्स्ट है हमारा ये खान क्वेस्ट 2026, ये मंगोलिया में होता है। ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अगला है हमारा यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट और उसके थीम्स दिए गए हैं, जैसे कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और इसकी जो थीम है वो है अपील को बेनकाब करना, निकोटीन और तंबाकू की लत से मुकाबला। लास्ट का बस याद रखेंगे, निकोटीन और तंबाकू की लत से मुकाबला करना। 2 जून को तेलंगाना सरकार ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो इस साल के हरित भविष्य के लिए साइकिलिंग। 5 जून को, जैसा आपको पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी जो थीम रही है वो है प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। 8 जून को विश्व महासागर दिवस है। इसकी जो थीम है बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर नेशंस ओशन। अगला है 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया गया है। इसकी जो थीम रही है महत्वाकांक्षा से गति की ओर। वहीं 17 जून को विश्व मरुस्थल दिवस और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम रही है वो है रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिस्टोर। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे और जो थीम रहा है वो प्रतिनिधित्व और सुधार रहा है। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। इसकी जो इस वर्ष की थीम है वो है इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज। अगला यहाँ से जो टॉपिक है हमारा, ये खेल से रिलेटेड कुछ टॉपिक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। पहला है फ्रेंच ओपन हुआ है हाल ही में। सिर्फ इसमें इतना याद रखेंगे, पुरुष एकल जो विजेता रहे हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं ये। और महिला एकल विजेता जो है वो है रूस की मीरा एंड्रीवा। आगे देखते हैं यहाँ 6 से 8 जून 2026 के मध्य भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच जो कि भारत में खेला गया है। अगला हमारा ये भारतीय ऑलराउंडर है दीप्ति शर्मा। इन्होंने अपने 355वें विकेट के साथ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ एशिया कप 2026 का आयोजन जापान में किया गया है। जापान के काकामिगाहारा जो जगह है वहाँ पे किया गया है और ये इसका 6ठा संस्करण रहा है। टूर्नामेंट में कुल 8 राष्ट्रीय एशियाई राष्ट्रीय टीमों ने इसमें भाग लिया है। पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 ये देखें तो ये भी जापान में हुआ है। ये महिला हॉकी अंडर 18 एशिया कप है और ये पुरुष हॉकी एशिया कप है। दोनों का आयोजन जापान में किया गया है। अगला है हमारा फीफा विश्व कप 2026 और ये इसका 23वां संस्करण है और 11 जून 2026 को ये हुआ है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 3 देश मिलकर इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहे हैं। ये 3 देश कौन कौन है? तो ये कनाडा, मैक्सिको और USA इसमें शामिल हैं। इस टूर्नामेंट में 32 के बजाय लगभग 48 टीमों ने हिस्सा लिया है और टूर्नामेंट के दौरान कुल 104 मैचें खेले गए हैं। अगला यहाँ देखते हैं, एक है ये लियोनेल मेसी को खेल के लिए प्रतिष्ठित 2026 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड प्राप्त करने के लिए पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर ये बन गए हैं। कौन? लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है हमारा सैफ महिला चैम्पियनशिप 2026। ये 6 जून को हुआ है, 6 जून 2026 को, और ये भारत में हुआ है। कहाँ पे? तो गोवा में हुआ है। यह टूर्नामेंट गोवा के मारगांव स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया है और इसमें
भारत की अवेका सिंह जो हैं इन्होंने 4 गोल के साथ टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोर किया है। वहीं भारत की सनफिदा नोंगरूम को सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। भारत की पंथेई चानू एलंगम्बम को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का भी पुरस्कार मिला है और नेपाल को फेयर प्ले का अवार्ड दिया गया है। अगला है हमारा ये विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026। ये 8 जून को अहमदाबाद के ईका एरिना में आयोजित किया गया है और इसमें लगभग 79 देशों ने भाग लिया है। लगभग 79 देशों के 522 एथलीट्स इसमें शामिल हुए थे। जापान 11 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि वहीं अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर रहा है और नेपाल 52 पदक के साथ दूसरा सर्वाधिक स्थान प्राप्त किया है। अगला टॉपिक यहाँ से देखते हैं। अगला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें कुछ मंत्रालय से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हैं, उसी को देखते हैं। 22 जून 2026 को बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विज्ञप्ति के अनुसार भारत 2025 में दुनिया का शीर्ष जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बन गया है। अंकटाड की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण में जो भारत की हिस्सेदारी है वो 2024 में जो कि 30.1% थी, वो अब बढ़ के लगभग 35.4% हो गई है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत निर्धारित दुनिया का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया गया है। अगला है हमारा यहाँ से भारत के विदेश मंत्रालय ने पेरिस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी को सफल और उत्पादक फ्रांस यात्रा के मुख्य परिणामों की जानकारी दी। इसके 3 प्रमुख स्तंभ रहे हैं, उसे देखते हैं। ये 3 स्तंभ जो रहे हैं इसमें एक है ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी, इस पर यह केंद्रित था। भारत इनोवेट पहल की चर्चा की गई। इसकी बात करें तो भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से नीस, जो कि फ्रांस का एक शहर है, यहाँ पर भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत की है और इसने 120 से अधिक भारतीय डीप टेक स्टार्टअप को एक वैश्विक मंच भी प्रदान किया है। उसके बाद विवा टेक 2026 को देखते हैं। इसे पेरिस में आयोजित इस वैश्विक तकनीकी शिखर सम्मेलन है। इसमें भारत को एआई कंट्री ऑफ फोकस देश के रूप में घोषित किया गया था और यहाँ पीएम मोदी ने एआई के मानव केंद्रित दृष्टिकोण और समावेशी विकास पर जोर दिया है। डीप टेक स्टार्टअप की बात करें तो ये एक ऐसे तकनीक उद्यम या स्टार्टअप होते हैं जो कि वैज्ञानिक खोजों, उन्नत इंजीनियरिंग और मौलिक तकनीकी नवाचारों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक पर आधारित होता है। भारत इनोवेट जैसी पहल स्वदेशी स्टार्टअप को और वैश्विक विनिर्माण और विदेशी बाजार तक पहुंच प्रदान करते हैं। अगला है हमारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसके अकॉर्डिंग क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कुल 52 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों ने अपनी जगह बनाई है और इसमें आईआईटी दिल्ली पहले स्थान पर है, भारत में पहले स्थान पर है। वैश्विक रूप से आईआईटी दिल्ली का 118वां स्थान है। वहीं शीर्ष 200 संस्थानों की बात करें तो भारत में 3 प्रमुख संस्थान आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास, ये दुनिया के टॉप 200 यूनिवर्सिटी की सूची में शामिल हैं। वैश्विक कुल 52 प्रविष्टियों में से लगभग 13 भारतीय विश्वविद्यालयों ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष 550 संस्थानों में अपना स्थान सुरक्षित किया है। जैसा कि आपको पता है कि भारत का लक्ष्य क्या है, 2047 तक विकसित देश बनना, तो इस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला टॉपिक है हमारा कोयला मंत्रालय ने सतह कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने और उद्योग जगत की भागीदारी को बढ़ाने के लिए मुंबई में तीसरा बड़ा हितधारक रोड शो का आयोजन किया गया है और इसका जो उद्देश्य रहा है वो कोयले के स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल उपयोग को बढ़ावा देना और ऊर्जा आयात पर निर्भरता को कम करना रहा है। कोयला गैसीकरण की बात करें तो यह एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें कोयले को हवा, ऑक्सीजन या भाप के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करके सीन गैस में कन्वर्ट किया जाता है और सीन गैस मुख्य रूप से CO2, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के साथ एक दहनशील मिश्रण होता है। इसका व्यापक जो उपयोग होता है वो बिजली उत्पादन, मेथेनॉल और उर्वरक निर्माणों में किया जाता है।
अगला है हमारा केंद्र सरकार के जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है, इन्होंने देश भर में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए भव्या पोर्टल को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 100 से 1000 एकड़ तक के प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा मार्च 2026 में 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारतीय औद्योगिक विकास योजनाएं यानी भव्या को मंजूरी दी गई थी। प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क की बात करें तो यह एक ऐसे विशेष औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जहां कंपनियों को अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, अपशिष्ट प्रबंधन और संचार नेटवर्क पहले से तैयार मिलती है और इससे व्यवसायों को स्थापित करने में लगने वाला जो समय है और प्रारंभिक लागत काफ़ी कम हो जाती है। अगला है हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस मुंबई द्वारा एक जो कि NFHS की रिपोर्ट जारी की गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो 6ठा संस्करण जारी किया गया है, इसमें भारत में वयस्कों के बीच मोटापा और हाई BP और शुगर के स्तर में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। महिलाओं में जो मोटापा है वो जो कि NFHS की रिपोर्ट NFHS 5 जो थी उस समय 24% था, जो कि अब बढ़ करके 30.7% हो गया है, जबकि वहीं पुरुषों में 27.3% हो गया है। केरल में पुरुषों में 31.9 और महिलाओं में 28.9 शुगर का प्रसार देखा गया है। वहीं पुदुचेरी में महिला मोटापे का प्रसार सर्वाधिक रहा है, 46.3% रहा है। इसके साथ ही जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर मोटापे का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक देखी गई है। वहीं हाई BP या फिर शुगर का भी जो समस्या है ये भी ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में अधिक देखी गई है। गैर संचारी रोग के रूप में इन्हें जाना जाता है, जिसमें मोटापा, हाई BP और शुगर जैसी कुछ बीमारियां शामिल हैं। अगला देखते हैं, यहाँ से वन लाइनर हमारा शुरू हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये वन लाइनर फॉर्म में दिए गए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओडिशा के किस नदी के किनारे 1.5 करोड़ वर्ष पुराने सौर के दांत खोजे गए हैं? तो ये ओडिशा में स्थित है बुधबलंगा नदी, जहाँ पर ऐसा खोजा गया है। अगला है, वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के किस टाइगर रिजर्व में फॉरेस्टर मौत की नई प्रजाति माइन्यूसेमिया काली की खोज की गई है? तो ये काली टाइगर रिजर्व है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में PMGSY के तहत 26,000 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए लगभग 18,907 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। वहीं खाद्यान्न भंडारण के लिए AIoT आधारित स्मार्ट वेयरिंग हाउस सिस्टम जो कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा 8 जून को लॉन्च किया गया था। आयुष मंत्रालय ने इसे याद रखेंगे, आयुष मंत्रालय के द्वारा सार्वजनिक पार्कों के वेलनेस हब में बदलने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है योगा पार्क। गुंटूर के क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र के द्वारा जारी मिर्च की 2 नई किस्में जारी की गई है, जिसका नाम है एक LCA 625 और LCA 643। RBI रीलथॉन 2026 का आयोजन ये केरल राज्य में साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। अगला है हमारा भारत की पहली स्वीकृत सटीक रेडियो लिगॉन्ड थेरेपी पॉलीविस्टिको बीमारी ये मेटास्टिक प्रोस्टेट कैंसर के लिए शुरू की गई थी। एनीमिया से लड़ने के लिए ग्रैंड चैलेंज प्रतियोगिता किन 2 संस्थाओं ने मिलकर शुरू किया है? तो ये है, एक ICMR है, दूसरा गेट्स फाउंडेशन है। ITI तंत्र में आधुनिकीकरण के लिए MSDA द्वारा आयोजित होने वाली एक पहली बैठक का आयोजन किया गया है जिसका नाम सारथी है।
अगला हमारा नए जो इनकम टैक्स एक्ट आया 2025 है, उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कराधान पहलुओं पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है और ये किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है उसके द्वारा किया गया है। अगला है भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई एनपीआई एकीकरण के जरिए क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस सेवा शुरू की है, तो ये नेपाल के साथ शुरू किया गया है, भारत और नेपाल के बीच। कैंसर स्क्रीनिंग के लिए वैश्विक मानकों पर किस स्वदेशी टेस्ट का सत्यापन किया गया है, तो इस टेस्ट का नाम है टूनेट HRHPV+ टेस्ट। इंटरनेशनल देखते हैं, यहाँ से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर जो प्रतिबंध लगाने वाला देश है, कौन सा है, UAE है, संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद है सितंबर 2026 में किस देश के द्वारा भारत का डिजाइन किए गए पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, तो ये फ्रांस में। NDB के 10वें सदस्य के रूप में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो ये उज्बेकिस्तान हाल ही में नेशनल डेवलपमेंट बैंक के 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस देश में लौह युग के एक कुलीन सेल्टिक राजकुमार की प्राचीन कब्रें खोजी है, ये जर्मनी में खोजा गया है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जल संधि को खोलने के लिए एक समझौता किया है, जिसका नाम क्या है, इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन। ये 14 सूत्रीय है। अगला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। अभी हमने चर्चा किया है, IIT दिल्ली इसमें पहले स्थान पर है और भारत की लगभग 52 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो कि इसमें शामिल हैं। PM मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक भारतीय दृष्टिकोण का आह्वान किया है, जिसका नाम क्या है, मानव। इसकी चर्चा हमने कल की वीडियो में की थी। भारत ने पेरिस समझौते के तहत संयुक्त क्रेडिट तंत्र के कार्यान्वयन के लिए किस देश के साथ नियमों को अपनाया है, तो ये जापान के साथ। स्कॉटलैंड में पहली बार ब्लैक बर्ड्स में किस मच्छर जनित वायरस का पता लगाया गया, तो ये एक वायरस है यूसुफ। किस देश के प्रधानमंत्री ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पहुंच पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक कानून, तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। अगला है 13 महत्वपूर्ण तकनीकी खनिजों के स्टार्टअप को प्रदर्शित करने वाला भारत इनोवेट्स 2027 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये नीस में हुआ है, फ्रांस में। SpaceX के IPO के बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बने हैं, तो इलॉन मस्क बने हैं। अगला है हमारा ये सऊदी अरब ने 10 जून 2026 को किस देश से आयात पर जो प्रतिबंध लगाया गया 5 साल पुराना एक प्रतिबंध लगाया था, उसको समाप्त कर दिया है, तो ये लेबनान के साथ। 114वीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, जिसका आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। भारत की अध्यक्षता में इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इसकी मेजबानी में इंदौर में हुआ है। एपीडा ने पहली बार किस राज्य के GI टैग, ये तेजपुर लीची के निर्यात को दुबई को निर्यात किया है, तो ये असम का है। अगला हमारा ये यहाँ से इकोनॉमी का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यह RBI किसे HDFC बैंक के अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में KK मिस्त्री को नियुक्त किया है। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने % की वृद्धि है, ये 40.64% की वृद्धि हुई है। बंगलुरु की एक स्टार्टअप है, ये 234 मिलियन की फंडिंग जुटाकर यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, जिसका नाम है सर्वम AI। जून 2026 में IPO के बाद कौन सी कंपनी $2.97 ट्रिलियन के साथ दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, तो ये SpaceX बनी है। भारत ने फ्रांस के नीस शहर में गैलरीज लफायट में अपनी UPI सेवाएं शुरू की है। CCI ने किस कंपनी द्वारा स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा से 29.06 हिस्सेदारी की अधिग्रहण मंजूरी की है, तो ये है एनसेट होल्डिंग, ये GmbH है। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका नाम है UNRWA,
इस संस्था को $25 लाख देने की घोषणा की है। विवादित सीमा क्षेत्र और तेल गैस अन्वेषण के लिए असम और नागालैंड, इन दो राज्यों के बीच लगभग 50-50 के अनुपात में राजस्व बंटवारे के लिए एक MOU पर एक साइन हुआ है। अगला है सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में सैन्य खर्च के मामले में 5वें स्थान पर है। भारत 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए एक योजना बनाई है और इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है भव्या पोर्टल। PM भारत PM-JAY योजना से जुड़ने वाला भारत का 36वां राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये वेस्ट बंगाल बन गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत की संशोधित वार्षिक GDP वृद्धि दर कितनी है? 7.7% है। अगला है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2026 के अनुसार एशिया के AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में बेंगलुरु का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। वहीं इसरो और DEA द्वारा विकसित किए जा रहे उन्नत चंद्र लैंडर की क्या विशेषताएं हैं? तो यह एक आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम से लैस होगा और इसे 200 दिनों तक काम करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। राजस्थान के रामगढ़ जिले में 20 किलोवाट क्षमता वाले FM आकाशवाणी ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है। भारतीय फार्माकोपिया 2026 पर वैज्ञानिक सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो ये हरिद्वार में हुआ है। कि सुपरनोवा के अध्ययन से ब्रह्मांडीय दूरी मापन की सटीकता में सुधार हुआ है? तो ये एक सुपरनोवा है जिसका नाम है एसेंट 2023 ZCU। अगला है हमारा अवतार द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत लॉन्च किए गए स्वदेशी AI वीडियो जेनरेशन मॉडल है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वारियर। अगला एडवांस कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन लैब किस संस्था द्वारा स्थापित की जाएगी? तो ये MNIT जयपुर के द्वारा स्थापित की जाएगी। नासा के आर्टेमिस 3 मिशन जिसके मुख्य क्रू की हाल ही में नाम घोषणा की गई है, यह किस वर्ष के लिए निर्धारित? तो ये 2027 के लिए निर्धारित किया गया है। IN स्पेस ने इसरो के किस लॉन्च व्हीकल की तकनीक से निजी कंपनियों को हस्तांतरित करने के लिए रुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? तो इसका नाम है LVM-3। NCRA पुणे ने UGMRT का उपयोग करके लगभग 5 मिलीसेकेंड पल्सर की एक खोज की है। सिपरी ईयरबुक 2026 के अनुसार जनवरी 2026 तक भारत के परमाणु वॉरहेड की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 190 हो गई है। वहीं पाकिस्तान के पास कितनी है? तो 170 है। इंटेल इंडिया के सहयोग से भारत की पहली निजी विश्वविद्यालय आधारित इंडिया AI डेटा लैब कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है। केरल का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है नेत्रा सेमी, इसके द्वारा A2000 एक शुरू किया गया है। ये क्या है? तो एक एज AI सिस्टम ऑन चिप है जिसे 12 nm प्रोसेसर पर बनाया गया है। अगला है खेल से रिलेटेड है। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 355 विकेट लेकर संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो गेंदबाज बन गई है वो दीप्ति शर्मा है। लियोन मेसी 2026 फीफा विश्व कप के किस टीम के खिलाफ हैट्रिक लगाकर मिरोस्लाव क्लोज को 16 गोलों से रिकॉर्ड की बराबरी की? तो अल्जीरिया के रहने वाले हैं। भारत 114 पदक के साथ 2026 की कौन सी चैंपियनशिप जीती है? तो कौन सी? ये विश्व योगासन चैंपियनशिप जीता है। मर्सिडीज की किस इटालवी ड्राइवर को मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीता है और ये इस सीजन को जीतने के बाद ये लगातार 5वीं जीत दर्ज की गई है? तो इनका नाम है किमी एंटोनेली। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने किसे हराकर 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये बांग्लादेश को हराया है। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2026 जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? आर प्रज्ञानंद है। अगला देखते हैं यहाँ से सैन्य अभ्यास जो कि हुए हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने उथले पानी में निगरानी के लिए गोवा में निर्मित किस पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट को शामिल किया गया है? तो इसका नाम है H561। दिल्ली के उपराज्यपाल ने ग्रुप C के भर्ती पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने %? 20% की आरक्षण दी है और साथ ही आयु में छूट भी दिया गया है।
बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास खान क्विस्ट, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? मंगोलिया में। 10वें भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन बैंकॉक में। भारतीय वायुसेना जुलाई अगस्त 2026 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किस बहुराष्ट्रीय युद्ध में भाग लेगी? तो इसका नाम है पिच ब्लैक 2026। भारतीय सेना द्वारा जारी सेना वर्दी 2026 पैम्फलेट के तहत एक नई स्वदेशी वस्तु को शामिल किया गया है, जो कि बांदी जैकेट और नई शीतकालीन बैटल जैकेट है। अगला है, रक्षा मंत्रालय ने यूपी के सीतापुर में 250 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। डीआरडीओ ने सुखोई MKI लड़ाकू विमान से किस स्वदेशी हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है रुद्रम 2। अगला हमारा यहाँ से पुरस्कार और सम्मान है। पीएम मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च अवार्ड दिया गया है, ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस। इसकी चर्चा अभी हम कर चुके हैं। सुदर्शन पटनायक को रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 दिया गया है। कोलकाता पोर्ट पर आउटर कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना 832.25 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। जम्मू कश्मीर में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र प्रदान किया गया है लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसर को। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 किसे मिला? ई जागृति प्लेटफॉर्म को मिला है। पंचायती राज मंत्रालय के किस इंडेक्स को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 में गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो ये पंचायत एडवांसमेंट एक्ट है, इंडेक्स है। यूपी के संगीत नाटक अकादमी ने लखनऊ में लगभग 51 प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित किया है। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स जीतने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये लियोनेल मेसी हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत सुशासन के लिए लगभग 42 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। अगला यहाँ पे कुछ जो प्रमुख नियुक्तियाँ हुई है, जैसे कि NSC का अध्यक्ष डॉक्टर सैकत चट्टोपाध्याय को किया गया है। GIC-RE के अध्यक्ष हितेश जोशी को बनाया गया है, यानी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में सुंदर राज पी को नियुक्त किया गया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बाद भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हैं। भारत का अगला राजदूत जो कि तुर्की में, ये रुद्रगौरव श्रेष्ठ है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जो कि योजना पत्रिका जो मैगजीन आता है उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे दिया गया है। ये हमारे लिए कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे हम उसी को देखते चलते हैं। भारत को ऐतिहासिक रूप से वामपंथी उग्रवाद से कब मुक्त घोषित किया गया है? तो ये मार्च 2026 में, मार्च 2026 को। वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन के लिए अपनाई गई रणनीति के 4 प्रमुख स्तंभ है। पहला है सुरक्षा, विकास, अधिकारों की रक्षा और सतत जनसंपर्क संवाद। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस तिथि को यह घोषणा की गई थी कि 31 मार्च 2026 को भारत को पूरी तरीके से नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया जाएगा? तो ये 24 अगस्त 2024 को ये घोषणा की गई थी कि मार्च 2026 तक भारत को एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि भारत को पूरी तरीके से नक्सलवाद फ्री बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से कौन सा बहुआयामी और जीरो टॉलरेंस सिद्धांत को लागू किया गया है? तो इसका नाम है समाधान सिद्धांत। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर है नक्सल विरोधी संयुक्त अभियानों में शामिल महाराष्ट्र और झारखंड की राज्य पुलिस की विशेष इकाइयों का नाम क्या है? तो इसका नाम है C16 कमांडो और जैगुआर बल। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 246 सुदृढ़ पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिए लगभग 620 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। सरकार द्वारा विकास आधारित कार्य नीति के तहत अब जो रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था उसे अब ग्रोथ कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। ये ग्रोथ कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ देखते हैं, इसमें है कि 2024-25 में भारत की GVA में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान लगभग कितना % रहा है? तो ये 18% रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा राष्ट्रीय जलवायु कृषि नवाचार
किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 2011 में प्रारंभ किया गया था। मृदा उर्वरता का वैज्ञानिक आकलन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को किस वर्ष जीआईएस आधारित डिजिटल पोर्टल से जोड़ा गया? तो इसको वर्ष 2023 में जोड़ा गया। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण है उसे देखते हैं। भारत में एमएमआर यानी मातृ मृत्यु अनुपात 2004 से 6 के प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 254 थी, जो कि 2004 से 6 के बीच अब घट करके ये कितना हो गया है? तो 88 हो गया है। एसडीजी के अनुसार यानी सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2030 तक जो मातृ मृत्यु अनुपात है ये प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो जाएगा? कितना करने का लक्ष्य है? तो ये 70 से कम करने का लक्ष्य है। NFHS 5 के अनुसार भारत में कितने % जो प्रसव है ये संस्थानों में हो रहे हैं? तो ये 88.6% है। अगला हमारा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को प्रदान की जाने वाली आभा पहचान कोड की पहचान संख्या जो है इसकी कितनी संख्या है? तो ये 14 अंकों की है। यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। कल हम मई महीने का क्रॉनिकल जो मैगजीन है उसके इम्पोर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ओके, थैंक यू।